तो गाइस हम सब जानते हैं कि इन्फिनिटी वॉर 4 मई 2018 को रिलीज होने वाली है, पर इंडिया में ये मूवी 27 अप्रैल को रिलीज होगी। हम में से कई फैंस के सुनने में ये आया है कि अगर हम जनवरी के पहले हफ्ते से एमसीयू की हर मूवी हर हफ्ते देखना शुरू करें तो जिस हफ्ते हम सारी मूवीज खत्म करेंगे उसके अगले हफ्ते इन्फिनिटी वॉर रिलीज हो जाएगी। हालांकि तब तक हम इंडिया में थॉर रैग्नारॉक पर ही होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप और मैं मिलकर सारी मूवीज देखें और हर हफ्ते के एंड में मैं आपको इन मूवी से रिलेटेड फन फैक्ट्स और ट्रिविया बताऊं। ये पूरे 18 एपिसोड्स की सीरीज होगी जिसे मैं कहने जा रहा हूँ रोड टू इन्फिनिटी वॉर। तो गाइस आपका स्वागत है रोड टू इन्फिनिटी वॉर के पहले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 2008 में आई पहली एमसीयू मूवी आयरन मैन के बारे में। स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन मूवी के डायरेक्टर जॉन फेवरो चाहते थे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन बने क्योंकि उनके हिसाब से रॉबर्ट का पास्ट इस रोल के लिए परफेक्ट था। उन्होंने एक बार कहा भी कि पब्लिक ने रॉबर्ट की जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों पल देखे हैं, तो रॉबर्ट को एक बैलेंस बनाना पड़ा होगा ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ पाए। जॉन फेवरो के हिसाब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क को सबका फेवरेट बनाने के साथ साथ एक बिगड़ैल आदमी भी दिखा सकते हैं जो कि अपनी इमोशनल जर्नी से ऑडियंस का दिल जीत लेगा। मूवी की स्क्रिप्ट फिल्मिंग शुरू होने टाइम तक भी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि फिल्म मेकर स्टोरी और एक्शन पर ज्यादा फोकस थे, तो इसीलिए मूवी के डायलॉग्स को बीच में बनाया गया बिना किसी तैयारी के। जॉन फेवरो ने बाद में कहा भी कि इसी वजह से मूवी ज्यादा नेचुरल लग रही थी। कुछ सीन्स को 2 कैमरा से शूट किया गया ताकि लाइंस को इम्प्रोवाइज किया जा सके। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कई सारे टेक लेते एक ही सीन के लिए ताकि वो कुछ नया ट्राई कर सके, पर इसके साथ साथ ग्विंथ पैल्ट्रो को दिक्कत भी हो रही थी रॉबर्ट के साथ डायलॉग मैच करने में क्योंकि वो नहीं जानते थे कि रॉबर्ट क्या कहने वाले हैं। मूवी में रोडी के फोन की रिंगटोन 1966 के आयरन मैन कार्टून का थीम सॉन्ग था। मूवी में जो टोनी स्टार्क की लाइफ का मोन्टाज दिखाया गया उसमें एडिटर काइल कूपर ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बचपन की असली फोटोज यूज की थी। साथ ही साथ उन्होंने उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर की फोटोज भी यूज करी थी। मूवी के एक सीन में पेपर टोनी का आर्क रिएक्टर चेंज करने में मदद करती है। इस सीन को फिल्म किया गया था एक प्रोस्थेटिक चेस्ट यूज करके जिसको लगाया गया था रॉबर्ट के चेस्ट के ऊपर। इस सीन में रॉबर्ट पूरे टाइम बैठे हुए थे और एक ब्राइट लाइट उस एरिया पर डाला गया ताकि प्रोस्थेटिक के एजेस ना दिख पाएं। टोनी स्टार्क के कंप्यूटर सिस्टम का नाम था जार्विस जिसकी फुल फॉर्म है जस्ट अ रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। ये ट्रिब्यूट था एडविन जार्विस को जो कि हावर्ड स्टार्क के बटलर थे। जार्विस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए बनाया गया ताकि लोग उसे बैटमैन के बटलर एल्फ्रेड से ना कंपेयर करें। अपने आयरन मैन के रोल को प्रिपेयर करने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हर हफ्ते 5 दिन तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करी ताकि वो शेप में आ सकें। डायरेक्टर जॉन फेवरो ने इस मूवी को कैलिफोर्निया में शूट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि कई सारी सुपर हीरो मूवीज को न्यूयॉर्क में शूट किया जाता है। ओरिजिनली आयरन मैन बेस्ड था हावर्ड ह्यूग्स पर जो कि एक इन्वेंटर, एडवेंचरर, मल्टी मिलियनेयर, लेडीज मैन और फाइनली एक बुद्धू बन गए। पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के हिसाब से टोनी स्टार्क एक चैलेंज था कि कैसे वो एक अमीर वेपन मैन्युफैक्चरर और हार्ड ड्रिंकिंग कैरेक्टर को एक हीरो दिखाएंगे। जार्विस की आवाज देने वाले पॉल बेटनी ने कभी आयरन मैन नहीं देखी, साथ ही साथ उन्हें प्लॉट के बारे में भी नहीं पता था। उनके हिसाब से जार्विस उनके लिए सबसे आसान जॉब था जहां वो बस 2 घंटे काम करते और उन्हें इसके लिए कई सारे पैसे मिलते। पॉल बेटनी को नहीं पता था कि वो किस फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये काम एक फेवर था जॉन फेवरो के लिए जिनके साथ उन्होंने 2004 की विंबलडन में काम किया था। आयरन मैन मार्वल स्टूडियोज की पहली सेल्फ फाइनेंस मूवी थी, एक प्रोजेक्ट जिसकी तैयारी मार्वल बहुत टाइम से कर रहा था। इस मूवी में 5 सेट ऑफ आर्मर्स दिखाए गए जो कि इंस्पायर्ड थे आयरन मैन कॉमिक्स से। मार्क 1 जो कि आयरन मैन का पहला सूट था सिर्फ आयरन से बना था। मार्क 2 आर्मर एक सिल्वर सूट था जो कि प्रोटोटाइप बना। मार्क 3 फाइनल रेड गोल्ड आर्मर था और जार्विस ने पहले मार्क 3 आर्मर को पूरा गोल्ड में दिखाया जो कि ट्रिब्यूट था आयरन मैन के गोल्डन एवेंजर आर्मर को। बाद में जार्विस ने इस आर्मर को सिल्वर और रेड में दिखाया जो कि कॉमिक के सिल्वर सेंचुरियन आर्मर जैसा दिख रहा था। मूवी की स्क्रिप्ट के अर्ली ड्राफ्ट में इस मूवी में हमें मैंडरिन दिखने वाला था जिसको रीइमेजिन किया जाता है इंडोनेशियन टेररिस्ट बना के। ओरिजिनली मूवी में एजेंट फिल कोल्सन का बहुत छोटा हिस्सा था। इनफैक्ट इस कैरेक्टर को सिर्फ एजेंट बुलाया जाता, पर जैसे जैसे फिल्मिंग होती गई वैसे वैसे क्लार्क ग्रेग की केमिस्ट्री बाकी एक्टर्स के साथ अच्छी होती चली गई जिसकी वजह से उनके और सीन ऐड किए गए। कॉमिक्स में ओबेडायन स्टेन की अपनी कंपनी होती है स्टेन इंटरनेशनल के नाम से जो कि बिजनेस राइवल होता है टोनी स्टार्क का, जबकि मूवी में स्टेन स्टार्क एंटरप्राइजेस का हिस्सा होता है। आयरन मॉन्गर के साथ हुए हाईवे बैटल के दौरान बैकग्राउंड में एक बिल्डिंग दिखती है जिसपे रॉक्सॉन का लोगो होता है। मार्वल यूनिवर्स में रॉक्सॉन एक ऐसी कंपनी है जिसको इलीगल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। कॉमिक्स में रॉक्सॉन के एजेंट से रिस्पॉन्सिबल होते हैं टोनी के पेरेंट्स की डेथ के लिए। जब जॉन फेवरो को इस मूवी को डायरेक्ट करने की जॉब मिली तब उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट किया डाइट पे जाके जिसमें उन्होंने अपना 70 पाउंड वजन घटाया। मूवी के प्रोडक्शन के लिए कई राइटर्स पास किए गए जिनमें से कईयों के लिए आयरन मैन एक छोटा मोटा कैरेक्टर था जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे।
ऊपर से वो लोग नर्वस भी थे मार्वल स्टूडियोज के साथ काम करने में, क्योंकि ये स्टूडियो नया था जो कि जाना जाता था सिर्फ कॉमिक्स पब्लिश करने के लिए। जेफ ब्रिजेस को जब पता चला कि ओबेडाया एक बिब्लिकल नाम है, उन्होंने तुरंत इस बारे में रिसर्च किया और बाद में ये जानकर हैरान हुए कि इस नाम की बुक का मेजर थीम बदला है। एजेंट फिल कोल्सन बार बार अपने आप को स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिविजन का मेंबर बोलता है, जिसको मूवी के लास्ट में शॉर्ट किया जाता है शील्ड के नाम पर कॉमिक्स में शील्ड की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल एस्पियनाज लॉ एनफोर्समेंट डिवीजन, जिसको 1991 में बदला जाता है स्ट्रेटेजिक हैजार्ड इंटरवेंशन एस्पियनाज लॉजिस्टिक डिवीजन में। ये पहली 6 पिक्चर डील थी मार्वल और पैरामाउंट के बीच, पर डिज्नी के मार्वल को एक्वायर करने के बाद एवेंजर्स और आयरन मैन 3 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिज्नी को दे दिए गए, जबकि पैरामाउंट के पास आयरन मैन 2, थॉर और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स के राइट्स रहे। इस फिल्म को डेवलप होने में 17 साल लगे। ओरिजिनली यूनिवर्सल पिक्चर्स इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली थी 1990 में, पर बाद में इसके राइट्स फॉक्स को बेच दिए गए, जिन्होंने आगे इसके राइट्स को न्यू लाइन सिनेमा को बेचा और फाइनली मार्वल ने सब कुछ खुद करने का फैसला किया। तो गाइज ये थे वो सारे फैक्ट्स जो मुझे पता चले आयरन मैन के बारे में, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कोई नया फैक्ट पता चला इस मूवी के बारे में तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि इस मूवी में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। ऊपर से लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पर से फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।